हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एम्स, सीआरई, रेलवे, एलडीसी और सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कंडक्ट रूल से रिलेटेड 4 वीडियोस मेरे चैनल पर है, जिनमें मैंने सारे रूल्स को कवर किए हैं और उन्हें समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यू वीडियो देखिएगा, तो आपको ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। मैं इस बार क्वेश्चंस को इजी से हार्ड लेवल तक एग्जाम पैटर्न में बनाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए और आप पार्ट 2 भी चाहते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस को, तो कमेंट्स में नेक्स्ट एमसीक्यू पार्ट लिख दीजिएगा। मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है, कमेंट में लिखना है, और मैं कुछ दिन बाद उसका सही आंसर पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली अंडर रूल 4 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। मतलब सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के रूल 4 के अनुसार मेंबर्स ऑफ फैमिली में कौन कौन आते हैं। क्या क्या दिया हुआ है। फादर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, ब्रदर इन लॉ नॉट डिपेंडेंट, अनमैरिड डॉटर होली डिपेंडेंट, सिस्टर इन लॉ नॉट डिपेंडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 3, मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रूल 4 के हिसाब से फैमिली में सिर्फ वो लोग आएंगे जो अपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ फादर डिपेंडेंट मेंशन है और अनमैरिड डॉटर डिपेंडेंट मेंशन है, बाकी दोनों नॉट डिपेंडेंट है। तो इस वजह से 2 और 4 नहीं होगा, सिर्फ 1 एंड 3 होगा। Which of the following is not specifically mentioned in Rule 3.1? कंडक्ट रूल्स के रूल 3.1 में इनमें से कौन सा ऑप्शन मेंशन नहीं है। एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, डूइंग नथिंग अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, अचीविंग एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट। तो रूल 3.1 में ये तीनों पॉइंट मेंशन है। एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी एंड डूइंग नथिंग अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ऑप्शन डी मेंशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी प्राइमरीली रिफर्स टू वर्किंग लॉन्ग आवर्स, honesty and freedom from corruption, following every verbal order, maintaining office discipline only। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, honesty and freedom from corruption। रूल 3.1 कहता है कि हर गवर्नमेंट सर्वेंट को एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। इसका मतलब है ईमानदारी, निष्पक्षता और भ्रष्टाचार से दूर रहना है। सिर्फ लंबा काम करना या डिसिप्लिन रखना ही इंटीग्रिटी नहीं है, तो यह याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 है, गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, इसमें से क्या अलाउड है गवर्नमेंट सर्वेंट को। पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल रैलीज, कैनवास फॉर इलेक्शन, मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, कॉन्टेस्ट इलेक्शन वाइल इन सर्विस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। कंडक्ट रूल के रूल 5 के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस के दौरान पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना होता है। वो ना तो किसी पॉलिटिकल रैली में हिस्सा ले सकते हैं, ना इलेक्शन के लिए प्रचार कर सकते हैं, और ना ही बिना रेसिग्नेशन दिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, a government servant purchases a movable property exceeding 2 months basic pay. Within what period should the transaction be reported to the prescribed authority? मतलब अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट 2 मंथ्स की बेसिक पे से ज्यादा की मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उस ट्रांजैक्शन को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को कितने टाइम के अंदर रिपोर्ट करना होगा। ऑप्शन है 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 मंथ। कंडक्ट रूल के रूल 18.2 के अनुसार अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 2 मंथ्स की बेसिक पे से अधिक की मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है, तो उसे उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट 1 मंथ के अंदर अथॉरिटी को देनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग में अमाउंट टू मिसकंडक्ट, मतलब नीचे दिए गए में से कौन सा काम मिसकंडक्ट के अंदर आ सकता है। एब्यूसिव बिहेवियर, मतलब गाली देना। सीरियस नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही। क्रिमिनल कन्विक्शन, मतलब क्रिमिनल केस में सजा। विलफुल डिसोबीडियंस, मतलब जानबूझकर ऑर्डर न मानना। ओवर स्टेइंग लीव्स, मतलब बिना परमिशन लीव से ज्यादा रुकना। तो ये सारे ही रूल मिसकंडक्ट में आएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन 7 है, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब कंडक्ट रूल के अनुसार गवर्नमेंट सर्वेंट के डेफिनेशन को लेकर कौन से स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 है, इंक्लूड्स पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2,
means persons appointed by the central government in connection with the affairs of the union. Statement 3 includes government servant whose services are placed at the disposal of corporation. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। ध्यान दीजिएगा, सीसीएस कंडक्ट रूल्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पर लगते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट मेंशन है। स्टेटमेंट 2 सही है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन अफेयर्स वाले लोग हैं, और स्टेटमेंट 3 भी सही है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस किसी कॉरपोरेशन में दे दी जाए डेपुटेशन के तौर पे, तो उस पर भी ये रूल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवोशन टू ड्यूटी मीन्स, मतलब डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी सिंसियरली एंड एफिशिएंटली, वर्किंग बियॉन्ड ऑफिस आवर्स एवरी डे, नेवर टेकिंग लीव्स, और फॉलोइंग ओनली रिटन इंस्ट्रक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी सिंसियरली एंड एफिशिएंटली। रूल 312 कहता है कि हर गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना काम डिलीजेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली करना है, मतलब ईमानदारी और एफिशिएंसी के साथ अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज एक्स्ट्रा आवर्स काम करो या कभी छुट्टी ना लो या सिर्फ काम के प्रति समर्पण है। अब देखते हैं क्वेश्चन 9 को। A government servant deliberately delays processing files without valid reasons. Which principle of Rule 3 is violated? अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट बिना किसी वैलिड रीजन के फाइल्स को जानबूझकर डिले करता है, तो वो रूल 3 के कौन से प्रिंसिपल को वायलेशन कर रहा है? ऑप्शन से एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। तो ये दोनों तो रूल 3 में आते भी नहीं है, तो ये दोनों में से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डिवोशन टू ड्यूटी। अगर कोई बिना वजह फाइल रोकता है या काम में देरी करता है, तो ये लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी है। इसका मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली नहीं ले रहा। क्वेश्चन 10 है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूल 3 इज करेक्ट? मतलब रूल 3 के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? It applies only during office hours. It prescribes standards of conduct expected from government servant. It deals only with financial matters. It applies only to group A officers. मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इट प्रेस्क्राइब्स स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 3 कंडक्ट रूल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब ये रूल हर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट तय करता है। इसमें एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी जैसे प्रिंसिपल्स आते हैं। ये सिर्फ ऑफिस आवर्स या ग्रुप ए के लिए नहीं है, बल्कि ये 24/7 और सभी ग्रुप के एम्प्लॉयज पर लागू होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर। इनमें से किस काम के लिए प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की परमिशन चाहिए? ज्वाइनिंग होम गार्ड, गिविंग एविडेंस इन जुडिशियल इंक्वायरी, गिविंग एविडेंस इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एक्सेप्टिंग फी फॉर वर्क डन फॉर अ पब्लिक बॉडी। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 and 4, मतलब ऑप्शन ए 1 and 4 ओनली। होम गार्ड ज्वाइन करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए होता है, और पब्लिक बॉडी के लिए काम करके फी लेने के लिए भी परमिशन चाहिए होता है। लेकिन पॉइंट 2 और 3 गलत है। जुडिशियल इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में फैक्चुअल एविडेंस देने के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी ड्यूटी के कैटेगरी में ही आती है। अगला है क्वेश्चन 12, A government servant may exercise which democratic rights without violating the conduct rules? मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट कौन सा डेमोक्रेटिक राइट यूज कर सकता है बिना कंडक्ट रूल्स वायलेट किए? ऑप्शन है कैंपेनिंग, सीक्रेट वोटिंग, होल्डिंग पार्टी ऑफिस, सीकिंग वोट्स फॉर कैंडिडेट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीक्रेट वोटिंग। सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के रूल 5 कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता, इसलिए कैंपेनिंग या पार्टी ऑफिस रखना या किसी के लिए वोट मांगना ये सब मना है। लेकिन सीक्रेट वोटिंग करना हर सिटीजन का अधिकार है। वोट देना एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं माना जाता, इसलिए ये अलाउड है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल पॉलिटिकल डिस्कशंस आर प्रोहिबिटेड, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर द रूल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन नॉट वोट, गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर द रूल्स। कंडक्ट रूल का रूल 5 पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बारे में है। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सर्वेंट पर एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने पर बैन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात भी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकते हो, वोट भी दे सकते हो,
बैन सिर्फ तब है जब आप किसी पार्टी के लिए कैंपेन करो, मेंबर बनो या इलेक्शन लड़ो। और सी, ऑप्शन सी एंड डी तो ऐसे भी गलत है। कैन नॉट वोट अभी पिछला ही में डिस्कस किए थे, और पॉलिटिकल पार्टी तो बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर सकते। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एवरी गैदरिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज a strike, every demonstration is prohibited, only demonstration falling within the prohibited categories and strikes abatement are bad under the rules, government servant may freely call strikes। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये रूल 7, कंडक्ट रूल का रूल 7 के बारे में है। रूल कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट स्ट्राइक नहीं कर सकता और ना ही किसी स्ट्राइक में अबेटमेंट कर सकता है। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी बैन है, लेकिन हर डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं, सिर्फ वो डिमॉन्स्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो या सर्विस मैटर से रिलेटेड हो वो प्रोहिबिटेड है। नॉर्मल गैदरिंग या वेलफेयर मीटिंग पर बैन नहीं है। तो इसलिए सिर्फ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है, a peaceful office meeting to discuss service matters through recognized channel is always prohibited, different from participating in demonstration or strikes, a strike, political activity। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। A peaceful office meeting to discuss service matter through a recognized channel is different from participating in a prohibited demonstration or strike। रूल 7 कहता है कि स्ट्राइक और डिमॉन्स्ट्रेशन मना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय बात ही नहीं कर सकते। अगर एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज्ड चैनल के थ्रू पीसफुल तरीके से सर्विस मैटर डिस्कस करते हैं तो वो अलाउड है। जैसे कि स्ट्राइक में तो काम रोका जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है, पर मीटिंग में सिर्फ बात होती है, इसलिए दोनों अलग है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द रिलेवेंट फाइल, ओरल इंस्ट्रक्शंस नीड नॉट बी कंफर्म्ड इन राइटिंग, if a minister gives oral instructions contrary to rules, clarification should be sought from the secretary। तो स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि सरकारी काम में हर इंपॉर्टेंट बात फाइल पर लिखी जानी चाहिए। स्टेटमेंट 2 यहाँ गलत है, क्योंकि ओरल इंस्ट्रक्शंस को हमेशा लिखित रूप में कंफर्म करना पड़ता है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। अगर कोई मिनिस्टर या बॉस रूल के खिलाफ मौखिक आदेश दे तो सेक्रेटरी से लिखित क्लैरिफिकेशन लेना ऑफिसर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। विच एक्शन इज मोस्ट लाइकली टू वायलेट रूल 7, इनमें से कौन सा एक्शन रूल 7 को वायलेट करता है? तो ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। अटेंडिंग ऑफिशियल ट्रेनिंग, ये तो ड्यूटी है, ये वायलेशन नहीं है। फिर लीडिंग अ स्ट्राइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, अब रूल 7 स्ट्राइक और डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में ही है। इसमें साफ लिखा है कि स्ट्राइक करना, स्ट्राइक लीड करना या स्ट्राइक के लिए उकसाना तीनों मना है। तो ऑप्शन बी है जो रूल 7 को वायलेट करता है। और ऑप्शन सी है, सी क्या है, कास्टिंग अ सीक्रेट वोट, वोट कास्ट करना आपका अधिकार है, तो ये भी वायलेशन में नहीं आएगा। सबमिटिंग रिप्रेजेंटेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, आपका अगर कोई ग्रीवांस है तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये रूल 20 के अकॉर्डिंग अलाउड है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीडिंग अ स्ट्राइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्वेश्चन 18 है, ऑनररी वर्क आउटसाइड ऑफिस इज, ऑप्शंस है ऑलवेज प्रोहिबिटेड, सब्जेक्ट टू द कंडक्ट रूल्स एंड एप्लीकेबल परमिशंस, ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड, ट्रीटेड एज ट्रेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्जेक्ट टू द कंडक्ट रूल्स एंड एप्लीकेबल परमिशंस। कंडक्ट रूल्स के रूल 15(2) के अकॉर्डिंग अगर ऑनररी वर्क सोशल या चैरिटेबल नेचर का है तो बिना परमिशन के किया जा सकता है, लेकिन बाकी सब तरह के ट्रेड, बिजनेस या ऑनररी वर्क के लिए गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। और साथ में कंडीशन भी है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कहे तो ये काम बंद भी करना पड़ सकता है, जो भी ऑनररी वर्क आउटसाइड ऑफिस आप कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 है, विच रूल्स ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स डील्स विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स इन कंपनीज और फर्म्स। मतलब कंडक्ट रूल्स का कौन सा रूल कंपनीज या फर्म्स में नियर रिलेटिव्स की नौकरी से संबंधित है? ऑप्शंस है रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूल 4, ऑप्शन बी। रूल 4 के अकॉर्डिंग अगर किसी सरकारी अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार मतलब किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जिससे ऑफिसर का ऑफिशियल काम पड़ता है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इसलिए रूल 4 इस बात को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 20 है,
पार्टिसिपेशन ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ धरना इज ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट का धरना में हिस्सा लेना सीसीएस कंडक्ट रूल्स के कौन से रूल का वायलेशन माना जाता है? रूल 3, रूल 5, रूल 7 या रूल 9? दोस्तों ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर मेंशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर मैं फ्राइडे को पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से फिर वेरीफाई कर लीजिएगा आपका आंसर सही है या गलत, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में भी आंसर रिवील कर देने का। तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 21। अ गवर्नमेंट सर्वेंट परचेजेस अ मोटरसाइकिल कॉस्टिंग मोर देन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, ही शुड। अगर एक सरकारी कर्मचारी प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा कीमत की मोटरसाइकिल खरीदता है तो उसको क्या करना चाहिए? अब यहाँ प्रेस्क्राइब लिमिट मतलब कितना होगा? बेसिक का मतलब 2 मंथ का बेसिक, 2 मंथ का बेसिक से ज्यादा का कुछ भी अगर खरीदता है तो ऑप्शन क्या क्या है? कीप इट कॉन्फिडेंशियल, रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, इन्फॉर्म ओनली द हेड क्लर्क, नो एक्शन रिक्वायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कंडक्ट रूल 18 के अकॉर्डिंग हर सरकारी कर्मचारी को अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होती है। अगर कोई चीज जैसे गाड़ी, जमीन, शेयर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा कीमत है तो उस ट्रांजैक्शन का प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करना जरूरी है। Which rule mainly deals with transactions relating to movable and immovable property? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किस रूल में डिस्कस किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूल 18। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे, तो करेक्ट आंसर है रूल 18। अब देखते हैं क्वेश्चन 23। अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स ओरल इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर कॉन्ट्रारी टू द रूल्स, ही शुड। मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसी ओरल इंस्ट्रक्शन मिलती है जो रूल्स के अगेंस्ट है, तो उसको क्या करना चाहिए? ही शुड इग्नोर देम, इमीडिएटली फॉलो देम विदाउट क्वेश्चन, सीक कंफर्मेशन थ्रू प्रॉपर अथॉरिटी, रिफ्यूज टू वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीक कंफर्मेशन थ्रू प्रॉपर अथॉरिटी। कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई सीनियर ऑफिसर आपको ओरल ऑर्डर देता है जो रूल्स के खिलाफ है तो आपको तुरंत उसको फॉलो नहीं करना है। पहले आपको उचित अधिकारी से उसका इंस्ट्रक्शन की रिटर्न कंफर्मेशन मांगनी चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो प्रूफ रहे। A government servant receives a gift from a foreign firm. What should he do? एक सरकारी कर्मचारी को किसी विदेशी कंपनी या फॉरेन फर्म से गिफ्ट मिलता है तो उसको क्या करना चाहिए? कैन एक्सेप्ट इफ वैल्यू इज लेस देन 5,000, मस्ट ऑब्टेन प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कैन एक्सेप्ट एन इंटीमेट लेटर, नो रेस्ट्रिक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्ट ऑब्टेन प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। रूल 13 जो गिफ्ट से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी सरकारी कर्मचारी विदेशी सरकार, विदेशी फर्म या विदेशी व्यक्ति से कोई भी गिफ्ट बिना सरकार के पहले से अनुमति के नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, अगर गिफ्ट 1000 तक का है तो वो उसे वो रिटर्न कर सकता है, वरना इसके अलावा कोई भी गिफ्ट लेने से पहले प्रायर सैंक्शन जरूरी होती है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 पे। सीसीएस कंडक्ट रूल्स विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों ये थे कंडक्ट रूल के टॉप 25 क्वेश्चंस। मैंने कोशिश की है एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस लाने की। वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट रूल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी कुछ अगर टॉपिक्स इसमें रह गए हैं, कुछ रूल्स अगर रह गए हैं तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जरूर लेकर के आऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।